तो अब हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म के बारे में पढ़ लिया। फेडरलिज्म थोड़ा हमें समझ में आ गया क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म? हियर आई हैव लिस्टेड 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। वी विल लुक एट इट वन बाय वन, समझेंगे कि इनका क्या मतलब है और कैसे इन फीचर्स को देखा फेडरलिज्म की बहुत अच्छी समझ आएगी फेडरलिज्म क्या होता है। पहला फीचर, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो मेन ऊपर होता है उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। जो रीजन के हिसाब से डिवाइड होती है, पूरे कंट्री के लिए नहीं होती, रीजनल गवर्नमेंट होती है, वो रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। और इंडिया में क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल जो पूरे कंट्री के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट में होती है। तो ये बहुत क्लियर है, टाइम वेस्ट होती है। दूसरा, each tier has its own jurisdiction. Let us focus on this word jurisdiction. What does jurisdiction means? मैं आपको बोल रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ऑब्वियसली कुछ लॉज स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। दोनों के लॉज अलग अलग स्टैंड करते हैं। ये मतलब डिसाइडेड होता है एरिया, किस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। जो एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिसाइडेड है उन पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, और जो स्टेट के लिए डिसाइडेड है उन पे सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है ना। इसका हम डिटेल में हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। तो ज्यूरिसडिक्शन वही होता है, किस एरिया में लॉ बनाना है। एरिया ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एजुकेशन में बनाना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में लॉ बनाना है, वो किसके अंडर आएगा। तो ज्यूरिसडिक्शन वो होता है, समझिए ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो दोनों टायर का मतलब यहाँ से स्टेट भी एंड सेंटर भी, दोनों टायर का अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है ताकि कोई क्लैश हो ही ना। ऑब्वियसली जो लॉज हो गए, जैसे बैंकिंग वगैरह है, वो बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, वो पूरे कंट्री के लिए हमें सेम रखना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन कुछ चीजें हो गई, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। समझ रहे आप थोड़ा थोड़ा? ठीक है। दूसरा, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज पे आओ। म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज भी एक टायर है, टू और मोर बोला था ना। टू, एक तो हो गया सेंट्रल, एक हो गया स्टेट, फिर म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज वगैरह, ये भी फेडरल के सिस्टम ही होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड का मतलब क्या है? देखो, एग्जिस्टेंस का मतलब, एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती, ना ही स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज को हटा सकता है, ना ही म्युनिसिपैलिटी हटाता है। उनका एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि ये चीज एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस। अगर डेमोक्रेसी चल रही है तो गारंटी है कि स्टेट गवर्नमेंट बनेगी ही बनेगी और पंचायत राज आएगा ही आएगा, कोई भी एक दूसरे को हटा नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। अथॉरिटी मींस पावर। जो पावर्स है वो क्लियरली रिटन डाउन है, किसके अंडर कौन सी पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर नहीं छीन सकती, ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर छीन सकती है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई भी किसी की पावर नहीं छीन सकता, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे पंचायत हो। उनकी पावर क्लियरली रिटन है। पहला, अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस। अथॉरिटी एग्जिस्टेंस, दे आर गारंटीड। ओके, कौन गारंटी करता है? सुप्रीम अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ फोर्थ फीचर इज कोर्ट्स एक्ट एज एन एम्पायर्स। देखो यार, ये कई बार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, वो किसी स्टेट को अच्छा नहीं लगा, स्टेट ने अलग थोड़ा लॉ बना दिया, तो अब दोनों में डिस्प्यूट हो जाएगा। एक पॉलिसी है, पॉलिसी पे दोनों लड़ बैठे कि स्टेट का कुछ और राय है, सेंट्रल की कुछ और राय है। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कौन सॉल्व करता है? द मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भी हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है। तो कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर की, और कोर्ट ये भी जज करता है कि ये लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। अपना काम ढंग से कर रहे हो ठीक है, दूसरे में टांग पे नहीं अड़ा रहे, ये भी कोर्ट जज करता है। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे टांग अड़ाती है, फिर स्टेट सेंटर में टांग अड़ाती है, तो कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, कोर्ट फैसला करते हैं कि नहीं ये गलत है। जैसे मैंने बताया था ना, इंडिया में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी इज एन ऑर्गन विच चेक्स ऑन दीज थिंग्स कि ये लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं कर रहे या फिर कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। तो दिस इज द थिंग व्हिच कोर्ट्स एक्ट एज एन अंपायर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिफ्थ, सोर्स ऑफ रेवेन्यूज आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ऑपरेट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ऑपरेट करने के लिए। स्टेट हो या सेंटर हो, दोनों का पैसा आता कहां से? सिटीजन से, आपसे और हमसे। तो स्टेट गवर्नमेंट भी हमसे पैसे लेती है, सेंट्रल भी पैसे लेती है। तो अब कैसे लेते हैं? टैक्सेस। दोनों के टैक्सेस अलग अलग होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से टैक्स जाएंगे, सेंटर के पास कौन से टैक्स जाएंगे, दोनों क्लियरली स्पेसिफाइड हैं पहले से। ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल और स्टेट में आपस में लड़ाई होगी कि नहीं भाई ये पैसा हम लेंगे, पैसा नहीं, अलग अलग। और दोनों के पास इतना पैसा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, और जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो इस तरह है कि दोनों की दोनों सेल्फ सफिशिएंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको जितना पैसा चाहिए उनको उतना पहुंच जाता है, जो कि उनको मतलब ऑटोनोमस बना देता है कि उन्हें किसी एक दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है।
ये गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड, क्लियरली क्यों, ताकि डिस्प्यूट ना हो, फिर भी डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट है हमारे पास अंपायर बनने के लिए, समझ गए। अब चेंज ऑफ अ फंडामेंटल प्रोविजन, अब आप लॉजिक लगाओ कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने, तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो देता है कि कैसे काम करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी, तो कौन डिसाइड करेगा। एक्चुअली स्टेट और सेंटर को छोड़ो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो सबसे बड़ा रोल किसका होना चाहिए, नॉर्मल लोगों का, तो हम और आप जैसे कॉमन लोग हैं उनका से होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली हमें गवर्न करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे आर टूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एग्जीक्यूट करते हैं उन पॉलिसीज को, या फिर बनाते हैं, लागू करते हैं, चेक करते हैं, ये जुडिशरी सब मिला मिलू के ये सब यही काम करते हैं। बट पॉलिसीज किस बेसिस पे बनेंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर था, और वो बेसिस कौन डिसाइड करेगा, उसकी पावर हमें होनी चाहिए। इसीलिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती, और केवल कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज लाना है तो पहले वो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट शुड अग्री, ओनली देन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन में। If the state governments, more than half of the state government do not agree, that change cannot be made only by the central government. Now this is very important thing. इससे ये होता है कि कोई स्टेट एक्सक्लूड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कल को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी स्टेट को अपने अंदर कब्जा लेगी, आप छोटे से स्टेट हो क्या कर पाओगे, और उसको हटा के और अपने अंडर कर लिया, दैट्स रॉन्ग। एवरी स्टेट शुड बी ऑटोनोमस, और वो वही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अब चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल को अपने पास ज्यादा पावर्स ले ली, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट चेंज करके अपने पास ज्यादा पावर्स ले ली, तो दिक्कत हो जाएगी। इफ ऑल ऑफ देम अग्रीज ओनली देन प्रोविजन कैन बी चेंज्ड, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। चेंज ऑफ फंडामेंटल प्रोविजन रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द स्टेट का भी और सेंटर का भी। अब देखो जो फेडरल सिस्टम होता है, हमने फेडरल के बारे में पढ़ लिया, अब आप पढ़ रहे होगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रही है, तो अब उससे डुअल ऑब्जेक्टिव दिखता है फेडरल के। पहला ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, पूरी कंट्री को एज अ होल लेके चलना है, और पूरी कंट्री में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एकता वाली भावना, अलग अलग होंगे तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, पूरी कंट्री में एकता होनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए, समझ रहे ना। और दूसरा टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, दोनों अलग अलग है, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत सारी है, हमको उस डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, ये नहीं कि सबको खत्म कर दो कि पूरे कंट्री को जैसा कर दो, नहीं। डाइवर्सिटी शुड, कल्चर है उनका डिफरेंट, वी हैव टू प्रिजर्व द कल्चर बिकॉज पीपल आर वेरी रिलेटेड टू द कल्चर है, तो कल्चर भी प्रिजर्व करना है, साथ साथ हमें पूरी कंट्री में यूनिटी बना के रखनी है। दैट इज द रीजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल सिस्टम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को, कि कैसे यूनिटी भी बनी रहे और डाइवर्सिटी भी बनी रहे, तो दैट्स व्हाई फेडरलिज्म इज गुड।